सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और इमरान खान साहब के बदलते बयानात ने खासकर इस मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। गुज़िश्ता दिनों एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए खान साहब की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया वो ये था कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक आर्मी चीफ की तैनाती को रोका जाए, यानी कि उनको तोसी दी जाए। 29 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर्ड हो रहे हैं और जाहिर है अगर नई हुकूमत के आने तक आर्मी चीफ रहते हैं तो उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, तभी आर्मी चीफ रह सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों फिर उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं की, तोसी के हवाले से कोई बात नहीं की। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इतने हसास मामले को आप इस तरह से पब्लिकली डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोसीजर है, आइन और कानून के तहत तरीक़ाकार वज़ीह है कि किस तरह से आर्मी चीफ की तकर्री होनी है, कैसे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है, तो जो भी इससे रिलेटेड तैनातियाँ हैं, मामला थे। अब खान साहब का या PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, आइनी कानूनी गवर्नमेंट नहीं है, हम इसको मानते नहीं हैं। अगर खान साहब मानते नहीं हैं तो ये खान साहब का मसला और ये मसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। वज़ीर आज़म ज़ाहिर आइनी तरीके से इस ओहदे पर हैं और अवाम के वज़ीर आज़म हैं। अगर तो इदारे ना मानते हों उनको वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ अगर ना मानते हों, दीगर जो ब्यूरोक्रेसी है या दीगर लोग जो हैं, एक पूरा सिस्टम है जिसके वो ज़ाहिर वज़ीर आज़म है पूरी दुनिया के अंदर। वज़ीर आज़म अब ज़ाहिर पाकिस्तान का एक इमेज है और पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिर आप इस तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करते हैं, चाहे आप उनको माने ना माने, लेकिन ये जवाबदीदी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है। अब सवाल ये भी अहम है कि इमरान खान साहब बाज़िद क्यों हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती मैं ही करूं, चूंकि अब वो सिस्टम से बाहर हैं, अब वो वजीर आजम भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये ज़ाहिर बात हो रही है कि इमरान खान साहब को एहसास तो ये हो गया है कि जल्द इंतखाबात की तो बात ही नहीं है, जल्द इंतखाबात तो किसी सूरत नहीं होंगे, लेकिन वो क्यों अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। बार बार वो कहते हैं मेरिट पर आर्मी चीफ होना चाहिए, बार बार वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपनी करप्शन बेसिकली बचाने के लिए चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएं। तो ये सेल्फ इदारे के लिए ठीक नहीं है। इदारे की जानिब से हमने देखा ISPR ने जो फैसलाबाद जलसे में खान साहब ने बात की थी उस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। उन्होंने तौहीन आमेज कहा था, अफसोसनाक इस बयान को कहा था, लेकिन फिर से अगेन यही डिबेट एक बार फिर शुरू हो गई। अगेन वही बात कि इस तरह के हसास मामले को एक इतने बड़े कद काठ के लीडर को अदालत भी बार बार कहती है कि आपका जो ज़ाहिर इस वक्त पॉपुलैरिटी है, लोग आपके बहुत बड़ी तादाद में फॉलोइंग है, कल्ट जिसे फॉलोइंग कहते हैं वो है खान साहब की, आपने हर लफ्ज सोच समझ कर बोलना है। आप जो भी बात करेंगे ज़ाहिर आपके फॉलोअर्स इसको फॉलो करेंगे और ज़ाहिर मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अब सितंबर को कॉल देने का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ख़तरनाक होता जा रहा हूँ, बट कुछ बयानात में भी हमें तजाद नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ज़ाहिर इमरान खान साहब का एक बयानिया था जब से वो गवर्नमेंट से गए, अमेरिका मुखालिफ एक बयानिया था, अमेरिका के हवाले से ख़त उन्होंने लहराया था, कहा था इस साजिश के पीछे, मेरी गवर्नमेंट जाने के पीछे अमेरिका साजिश कर रहा है और एब्सोल्युटली नॉट से लेकर बहुत सारी चीज़ें। अब गुज़िश्ता दिनों एक ज़ाहिर इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि डिग्निफाइड रिलेशनशिप अमेरिका के साथ चाहते हैं। मैं कहता हूँ बराबरी के ताल्लुकात हूँ, मेरी कोई अमेरिका से कुट्टी नहीं है या मेरी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, हम ताल्लुकात चाहते हैं। इस पर भी बड़ी लेदे हो रही है खान साहब को और इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि अच्छा खान साहब जो है अपने स्टांड से बैकफुट पर आ रहे हैं। अब सवाल ये भी अहम है कि क्या खान साहब को किसी हद तक ये इदराक हो गया है कि बजाय इसके कि आप इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाएं, आप कभी भी इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी अपना कर, और कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल तो है ही, माजी करीब में देख रहे अभी भी, तो इन अहम लोगों के साथ टकराव की पॉलिसी अपना कर वो किसी सूरत गवर्नमेंट नहीं बना सकते। क्या इदराक हो गया खान साहब को? इस वजह से बयानात में कुछ लचक आई है, कुछ मुफाहमत आई है और केसेस जो उन पर बने वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये और बहुत सारे मामलात हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, कानूनी हवाले से भी हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और ज़ाहिर जो दीगर मामलात हैं उन पर भी राय लेंगे। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ होंगे, कॉलमिस्ट भी हैं, सियासत
को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लीगल मामलात को भी देखते हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन के मामलात को, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान हैं अजहर सदीक साहब। तो ये पैनल है और इनसे आज हम प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अजहर सदीक साहब, आपसे जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। ये सर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जिस तरीके से मुतनाज़े बनाया जा रहा है चीज़ों को, इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई कानूनी राह निकल सकती है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, या जब तक नई हुकूमत आती तब तक कानूनी तौर पर अगर कोई सूरत निकल सकती है तो एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। तो लीगली आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर? देखिए, बुनियादी तौर पर तो आर्मी एक्ट में जब 2019 के अंदर फर्स्ट एक्सटेंशन के हवाले से मामला जब आया, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी करने का कहा था और 6 महीने के लिए एक्सटेंशन फराहम की थी। और फिर आपको पता है पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर तमाम सियासी जमातों ने आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की और उसमें पहली अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन की इजाजत दे दी गई। और आप एक 64 साल की एज, एक रिटायरमेंट एज रख दी गई कि जैसे भी आप तैनात हों उसमें 1 दफा या 2 दफा या 3 दफा, जब तक 64 साल की एज पूरी नहीं हो सकती तब तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। यहाँ एक और सवाल जो बड़ा तवज्जो तलब एक स्टेज के ऊपर आएगा कि डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या देखनी पड़ेगी, कौन सी कंसिडर होगी। अगर 6 महीने एक्सटेंशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो नोटिफिकेशन जो कि मेरी नॉलेज में नहीं हुआ है, 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं ना सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 29 नवंबर तो आप पहली अपॉइंटमेंट से टाइम दे रहे, ठीक है, हाँ, पहली अपॉइंटमेंट से टाइम दे रहे। मैं जरा बड़ी बात कर रहा हूँ कि किसी मीडिया चैनल की ये बात समझ नहीं आ पाई, ना किसी ने इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में सोचा है, ठीक है, कि 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी नवंबर, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया था, हाँ, तो कानून साजी जाके हुई थी। और ये जो सेकंड एक्सटेंशन हुई थी वो गालबन जो है कानून के मुताबिक, मेरा ख्याल है कोई फरवरी या मार्च में, मुझे जो याद पड़ता है, अच्छा, तब, और जो कि नोटिफिकेशन मेरे सामने नहीं है, वो नोटिफिकेशन पे डेट आना जरूरी है कि 3 साल की जो एक्सटेंशन दी गई है वो अगर उसका इतलाक माजी तो शायद ना हो, अगर नोटिफिकेशन में लिखा होगा तो एक ज्यादा बात है, वरना नवंबर वाला मामला मुझे डाउटफुल लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कमर दिलशाद साहब, आप कैसे देखते हैं ये क्यों आर्मी चीफ के मामले को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है ये इमरान खान खुद कहीं कंफ्यूज है? कभी वो कहते हैं कि नई जो हुकूमत है उसके आने तक तैनाती रोकी जाए, फिर कहते हैं मैंने तो एक्सटेंशन की बात नहीं की। अब ज़ाहिर है 29 नवंबर को रिटायर्ड होने, एक्सटेंशन लेंगे नहीं तो फिर वो आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो कंफ्यूज है इटसेल्फ खान साहब। ये बात ये है कि जैसे अभी अजहर सदीक साहब ने बताया, वो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है। अच्छा, वो जो, हाँ, वो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा हुआ है। पहले इनकी ख्वाहिशें थी इमरान खान साहब की कि हम जो एक्सटेंशन दें, हाँ, उसमें ये लिखते हैं कि इन दी लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो फिर हमारे नोटिस भी आई, फिर हमने भी अपना जो है अपना ट्वीट पे प्रोग्राम, तो हम ट्वीट पे बातें नहीं करते, हमने बकायदा तमाम प्रोग्राम दिए कि जनाब अगर आप ये लिखेंगे कि दी लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हैसियत डाउनग्रेड हो जाएगी। उनको ये कहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको एक्सटेंशन नहीं दी, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में दी गई है। तो वो भी एक, हमने डॉक्टर फखरुद्दीन रशीद से बात की तो उन्होंने इसको नहीं होने दिया। इनकी ख्वाहिश ये थी कि ऑर्डर लिखा जाए इन दी लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 2 मेंबरों की जो अपॉइंटमेंट हुई, जो मौजूदा बैठे हुए हैं, निसार दुरानी भी और जुबैर साहब भी, तो उस पर उन्होंने ये लिखा कि इन दी लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम एक 2 मेंबर मुकर्रर कर रहे हैं। ठीक है, वो भी ज़ाहिर है, तो हमने कहा उसी पैटर्न पर उन्होंने कर दिया तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हैसियत कमजोर हो जाएगी। लेकिन बहरहाल डॉक्टर फखरुद्दीन रशीद साहब ने इस पर स्टैंड लिया और वो नहीं होने दिया। अब पहला मैं ठीक कह रहे हैं अजहर सदीक साहब कि पहले उसमें 6 माह लग गए थे जब तक कि हमारी पार्लियामेंट ने उनको कानून साजी नहीं की थी। जब पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली, लेकिन जो 3 साल की जो मिली है इनको एक्सटेंशन पहली, वो नवंबर से शुरू हुई है। ठीक है, ऑल राइट। तो मार्च से शुरू नहीं हुई, वो नवंबर से शुरू हुई है। तो
नवंबर से लेकर अब अगर इमरान खान साहब जैसे फरमा रहे हैं तो 6 महीने की एक्सटेंशन नहीं होती, तो वो कंट्रैक्ट भी होता है ना। तो बेटा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एटमी पावर का एक चीफ, इतनी बड़ी पावर का शख्सियत, वो कंट्रैक्ट पर या 6 महीने के एक्सटेंशन पर कैसे आएगा? तो मुल्क की सलामती भी, वादत भी, इंटीग्रिटी का खतरा पड़ जाता है। एक ऐसा आर्मी चीफ है जो 6 महीने के लिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। और अगर देरी होगी तो फिर 2 साल के लिए दे एक्सटेंशन, अगर वो 2 साल की एक्सटेंशन नहीं दे रहे तो फिर अब मेरा ये ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है इनकी पेशकश को मुस्तरद कर दें। ठीक है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये वैसे फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन दे दी जाए आर्मी चीफ को, तो ये लीगली भी या ओवरऑल, ये जिस तरह से बात की कंवर दिलशाद साहब ने कि एक आर्मी चीफ को ही आप 6 महीने के लिए एक्सटेंशन, मतलब ये समझ नहीं आती कि किस लिए इमरान खान साहब, वो उनको क्यों लगता है कि तैनाती वो करें तो ठीक रहेगी, बाकी करें तो ठीक नहीं रहेगी, और उनके लिए तैनाती इतनी अहम क्यों है? एक आइन और कानून के अंदर एक प्रोसीडिंग है, एक पूरा तरीकाकार वजह है, उसके मुताबिक हमेशा से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब वो वजीर आजम नहीं रहे तो वो क्यों चाहते हैं वजीर आजम नहीं भी हो तो मैं ही करूँ तैनाती? अच्छा, फर्ज करें मैं एक बात करता हूँ कि 29 नवंबर के बाद रिटायरमेंट डेट अगर 6 महीने बाद होती, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन फिर 6 महीने की हो जानी थी। डेडलाइन जो 64 साल की एज की है, हाँ, जहाँ में वैक्यूम नहीं होता, याद रखिएगा। आप जहाँ तक या तो टेन्योर पोस्ट, 2 तरह से काम होते हैं, वो होता है टेन्योर, यानी फर्ज करें अगर 3 साल का टेन्योर रख दिया, अगर कानून ने लिख दिया है कि 3 साल की, फिर तो वो 3 साल की होगी। जब वो चीज ओपन है तो वो ओपन 1 दिन के लिए भी हो सकती है, 100 दिन के लिए भी हो सकती है, 6 माह के लिए भी हो सकती है, और रिटायरमेंट की एज तक भी हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा इब्हाम होगा। ये जो सियासी बातें हो रही हैं, हमने कानूनी बात हम कर रहे हैं, अब उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, उनकी अपने माइंड में। ठीक है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, एक और चीज बताएं, आपको क्या लगता है ये? जी जी जी, अपनी बात मुकम्मल करें अजहर सिद्दीक साहब। देखिए, ये जो बातें है ना, ये अब अजीब सा हमारे यहाँ मुल्क में, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के इश्यूज की ना टीवी चैनल्स पे कोई बात होनी चाहिए, ना पॉलिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए। ये वो मामले हैं जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं, और इस तरह की बातें आप जैसे भी हो रही हैं, और चीफ ऑफ द आर्मी साहब इस कॉन्टेक्स्ट में इसका अल्टीमेट नुकसान जो है ना बैरूनी दुनिया पर, यानी इंडिया जैसे ममालिक में, बाकी जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वो उसको अपने तरीका कार या अपने नुक्ता नजर से लेते हैं। पाकिस्तान में जो ये मामला है इस वक्त जो है, जो भी आप कहें इस बात को, चूंकि कानून के अंदर ये चीजें दे दी गई हैं, ठीक है, कानून में जब प्रोवाइड हो, ठीक है, तो फिर उसी के मुताबिक चलना है। उसमें आप डेडलाइन वाला जो एलिमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के अलावा, जैसे चाहे 1 दिन की हो, 10 दिन की हो, आप उसके लिए आप अपना अथॉरिटी जो है ना वेबसाइट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये कंवर दिलशाद साहब, ये इतना अहम मामला है, इतना हसास मामला है, हमेशा से ये आइन और कानून के तहत तैनाती होती है। इससे पहले भी एक्सटेंशन के मामले को भी आपको याद होगा कितना ज्यादा उसको फैलाया गया, इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया, फिर मामला अदालत में गया। अब एक बार फिर से उसी मामले को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। आप देखें सारी दुनिया के अंदर आप देख लें, ये तैनातियों का पता भी नहीं चलता, इतने हसास मामला को पब्लिकली जलसे जुलूसों में, मकासद क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है इतनी अहम क्यों है तैनाती आर्मी चीफ की उनके लिए, खासकर वो कहते हैं मैं नहीं करना है जिस शख्स को, वही ठीक है। ये जाहिर है कि इमरान खान पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, उनको भी चाहिए था कि सूरत हाल को देखते हुए, इतना हसास मामला है, दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, इंडिया खुश हो रहा है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। इंडिया का जो आर्मी चीफ जो है वो किसी को पता ही नहीं, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को नहीं पता कि हमारा आर्मी चीफ कौन है। तो वो आवाम को छोड़े, यानी वो उनकी जो कानून जो है उनकी कौमी असम्बली है या उनका सेनेट है, उनको पता ही नहीं कि हमारा 25 आर्मी स्टाफ कौन है। लेकिन यहाँ इस कदर ज्यादा हमारे मीडिया ने, हमारे सियासतदानों ने इस कदर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया। इसमें जरदारी साहब का ही बड़ा हाथ है। जरदारी साहब ने भी कहा कि नहीं जी, जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको हम रखेंगे। इस तरह की बात करने की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इमरान खान साहब ने भी अपना जहर है, इतना वजन पड़ दो, अपना वजन डाल दिया, उसमें
پہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ آرمی چیف صاحب جو ہے جو ہماری اطلاع کے مطابق وہ اس کو ایکسٹینشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اپنے وقت مقررہ پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور ان کی ساری چوریاں جو ہے ختم ہو جائے گی. جو سب سے سینئر موسٹ جو ہوگا جرنیل، اس میں جناب جو سوابدیدی اختیارات ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے. وہ جس کو بھی چار میں سے جس کو بھی چاہیں لیفٹیننٹ جنرل کو وہ آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے. اور یہ ساری جو بحث چل رہی ہے سب فضول ہے اور کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہو رہی. باجوہ صاحب جو ہے اتنے بڑے اپرائٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، اچھا وقت گزارا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کنٹروورسی میں نہیں پڑیں گے. وہ بڑے آرام سے چلے جائیں. ایک بڑی میں آپ کو چلتے ہوتے ایک بات اہم کہہ دوں. جب جنرل وحید کاکڑ صاحب نے جب 93 کے الیکشن کروائے تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ آ گئی تو بے نظیر بھٹو صاحب گھر گئی ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ 1 سال کی 2 سال کی ایکسٹینشن لے لیں. انہوں نے انکار کر دیا. پھر غلام اسحاق خان نے ان کے پاس اب بلایا، ان کو ریکویسٹ کی کہ ملک کا مفاد ہے، کہتے نہیں میرے پیچھے بڑے اچھے جرنیل ہیں میں جاؤں گا. وہ چلے گئے. انہوں نے بے نظیر میں منتیں خوشامدیں کی کہ جی آپ میرے انکل ہیں، آپ میرے فادر کی جگہ پہ ہیں، آپ قبول فرما لیں. ان کا نہیں دیکھے بیٹی لے آپ میری بیٹی، میری عزت کا سوال ہے، میری فوج کا سوال ہے، میں نہیں دوں گا. تو وحید کاکڑ صاحب نے تو اب حق میں نہیں ہے سر، نہیں ہونی چاہیے یہ ایکسٹینشن وقت پہ. آپ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے تاکہ اگلے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اسے جنرل کیانی صاحب نے بھی غلطی کی، ان کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی. اور ان کا اتنا بڑا اپرائٹ جنرل کیانی، ویسے آپ کو یاد ہوگا سر کیانی صاحب کی، قمر دلشاد صاحب نہیں لینی چاہیے. ہاں کیانی صاحب کی جو ایکسٹینشن کے معاملے پر بڑی تنقید کی تھی خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے بھی اور ایون نواز شریف صاحب نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی. اس وقت عمران خان نیشنل لیڈر تھے نا، بڑے ہر بار بڑے صاف ستھری کہہ جاتے تھے. اب پتہ نہیں کیا ان کے معاملات ہیں، کچن کیا چل رہا ہے. وہ اتنے مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں نااہلیت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، بے شمار مقدمے ہیں، کبھی وہ JID کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. تو کچھ کنفیوز ہیں عمران خان کو. ہماری خواہش ہے کہ سارے جو مقدمے ہیں JID ہے یا دہشت گردی کے مقدمے ختم ہو جانے چاہیے. وہ کوئی ان میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ان کے اندر. حکومت کی پالیسی ہے، چل رہا چلنے دیں. کنفیوز ہے عمران خان صاحب، کنفیوز ہے. اسی کنفیوز میں یہ باتیں کر جاتے ہیں. وہ کب شاید کہیں سے مجھے اس کو ٹھنڈی ہوا مل جائے، میں کسی آرمی چیف کی حمایت کر دوں، میں کسی چیف امریکہ کی حمایت کر دوں، مجھے DFG پہ سپورٹ مل جائے، مجھے اور باقی اداروں کی طرف سے سپورٹ مل جائے. وہ سپورٹ کے چکروں میں ہے، سپورٹ کے معاملے میں گفتگو چل رہے ہیں، باقی ان کا کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اظہر صدیق صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا سیناریو بن رہا ہے؟ بالخصوص عمران خان صاحب کی نااہلی سے متعلق تلوار ان پر لٹک رہی ہے، توہین عدالت کے معاملات ہیں، ممنوع فنڈنگ کا ہے، توشہ خانہ کا ہے. ان مقدمات میں اتنا وزن ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا. تو ان مقدمات میں جو ان پر بنے ان میں اتنا وزن ہے کہ واقعی صحیح معنوں میں وہ نااہل ہو جائے. اچھا میں ایک جو بات ہماری چل رہی ہے اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایکسٹینشن کا ایلیمنٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن تاریخی طور پر نواز شریف صاحب نے 12 میں سے 5 چیف آف دی آرمی اسٹاف لگائے اور ہر ایک اور الزام یہی لگتا رہا کہ ان کا اپنا بندہ ہے. یہ تاریخی طور پر یہ باتیں اور تکلیف دہ. سب سے زیادہ گن تو آپ کے یہاں ان سیاستدانوں نے ڈالا نا، یہ ان کے اختیار میں ہے. اور آپ اور دوسرا دیکھیں نا، جب یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ اس وقت سامنے رکھتے ہوئے توسیع والا معاملہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. ابھی بھی پارلیمان موجود ہے، آپ جب مرضی چاہیں آپ توسیع والا معاملہ، آج بھی پارلیمان بیٹھی ہوئی ہے. پارلیمان اس قانون کے اندر ترمیم کر کے ٹینیور والا مسئلہ ختم کر سکتی ہے، پینشن والا معاملہ ختم کر سکتی ہے. یہ اختیار آج بھی پارلیمان کا موجود ہے کہ جو وہ ترامیم کی ہیں اس ترامیم میں ایکسٹینشن والا ایلیمنٹ آج ختم کر سکتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہوگا فلاں ڈیٹ کے اوپر آ کر یہ ختم ہو جائے گا اور اس سے آگے آپ نیکسٹ چاہیں گے اگر آپ صرف کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ یہ اوپن رکھنا چاہیں تو پھر اس کو اپنے طریقہ کار. سیاستدانوں کی کیا مجبوری ہے سر ویسے؟ اپنے ٹینیور سے جب وہ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے ایکسٹینشن، پھر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ حق میں ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں. یہ کوئی مجبوری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے سیاستدانوں کی؟ اچھا دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا، سیاست ایک ایسا گندا کھیل ہے کہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دی. ظالم سیاستدان کی مثال کر یار. سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ چلے آ جائیں، میر جعفر میر ساتھوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد مغل ڈائناسٹی میں بھی آ جائیں
हर एक ने क्या कुछ किया है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। ये जब तक एक माइंड लेवल या मेंटल लेवल ये नहीं आता कि हम नागुज़ीर है, हमारे बगैर चल नहीं सकता, जिस दिन ये वाला ज़ूम खत्म हो जाएगा ना हर एक के अंदर, तो ये सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी। और उससे क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपका जो मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन का जो निजाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, हर एक को पता है कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं एडवांटेज है, कोई फायदे हैं, नुकसान है, तो वो उसी के मुताबिक चीजों को लेकर चलता है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान डेफिनेटली कौम को होना है। या तो हम प्रिंसिपल तय कर लें इस बात पे, और ये याद रखिएगा, सियासतदान पाकिस्तान के अंदर वही है कि जिसने यू टर्न लिया हो और झूठ को आगे परवान न चढ़ाया हो, ये अपने मामले, अपने मकासद, वो कौन सा सियासतदान है अजहर सिद्दीक साहब? ऐसा तो कोई है मेरी तो नजर से मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता। कोई आपकी अगर जहन में है तो बता दें आवाम को भी। कहाँ से ढूंढ के लाऊं ऐसे लोगों को? ये तो आप ऐसे, आप मुझसे कोई शेरो शायरी करना चाहती हैं, यही काम है। अब आते हैं दूसरा सवाल जो आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। अब ये मिसाल के तौर पर आप देखिए ना, पाकिस्तान में अगर जमहूरियत पनपने लगती है, अगर कोई आदमी ताकतवर होना लगता है तो वो ताकतवर होना उसको भी पसंद नहीं है। अब उसके भी पर काटे जाते हैं, उसके लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं, उसके लिए दिक्कतें पे। और यहाँ हमारे यहाँ वो लोग जो कहते हैं ऑपरेशन नजीब चेंज का कोई रूल नहीं हो, भाई जब से पाकिस्तान बना है उसने रूल ब्रेक किया है। कभी जहर की शक्ल में, कभी सरेआम बाजार के अंदर कत्ल का, यानी अगर आप देखें, अगर आप तारीखी तौर पर देखें, हज़रत कायद आज़म को जहर देगी क्यों? वो क्या था? वो भी तो यही था ना। हम उससे जरा आगे चलते हैं। उसके बाद लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, उसके बाद ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर साहिबा को सरेआम, हाँ बिल्कुल। उसके बाद एक दफा नवाज शरीफ के साथ भी, और नवाज शरीफ गाड़ी बन गया ना उनका, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा के साथ क्या हुआ। ये सब ऑपरेशन में टीम चेंज पाकिस्तान के अंदर होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस वक्त जो हो रहा है, जिस वक्त इमरान खान के करीब घेरा तक किया जा रहा है ना, तो वो समझे ना सारी चीजें एट ए टाइम ही आकर होनी थी। पूरे 5-3.5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो भी ये हालात, छोड़े इस बात को, प्रोविडेंट फंडिंग, फॉरेन एड की तरफ आना, तोशा खाना आज ही शुरू होना, इलेक्शन कमीशन ने आज ही मामला को लेके गया तौहीन अदालत में फंसा दे। और भाई वो छोटा सा 2 अल्फाज क्या कह दिए, दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाना। मैं तो तौहीन अदालत भी नहीं समझता उस सारे मामले के अंदर, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग आ जाना, फिर वो छोटे मोटे पर्चे ऐसे ही दर्ज हो जाना। जब एक वक्त आता है मुश्किल, तो फिर रास्ते हर तरफ से तंग होते हैं। ठीक है। अब वो जो लोग पीछे बैठे हैं, वो जो सारे मामला को समझते हैं, बेहतर समझते हैं, ठीक है, उन चीजों को। लेकिन पहली दफा हो रहा है कि ये इमरान खान उनके हाथ नहीं आ रहा उस तरह से, जिस तरह सिस्टम ऐसा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब आ गए थे, जिस तरह से बाकी लीडर्स आ गए थे, इमरान खान साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं सोनिया, फर्क है, वाजे फर्क क्या है, ठीक है, कि इमरान खान ने अपने हिसाब किताब जरा साफ रखे। मैं ये नहीं कहता कि 100% सब कोई है, उन्होंने ऐसी कोई बारीकियां या कोताहियां या कमियां ना छोड़ी। अब ये वजह से ये जो ताकतवर थे, पता तो सारे हमारे साथ ही। ठीक है, पॉइंट आ गया सर। फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, यस, ठीक है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ज़ाहिर ममनूआ फंडिंग के मामले को आप भी बड़े क्लोजली आपने देखा, इस पर आपने कॉलम्स भी बड़े लिखे हैं, समझते भी हैं। आपको लगता है वजन है जो मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात फेस कर रहे हैं, तौहीन अदालत के मुकदमात फेस कर रहे हैं, तोशा खाना में रेफरेंस गया हुआ है, फिर ये ममनूआ फंडिंग का है, इनमें इतना वजन है कि खान साहब को नाहल कर दिया जाए? वो कह रहे हैं टेक्निकली नॉकआउट करने की प्लानिंग हो रही है, और ये तो जो केसेस बनाए जा रहे हैं इसमें तो कोई वजन नहीं है। जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसमें तो कोई जवाब नहीं बनता। वो तो मजबहर है, को सियासतदान जो है वो इस तरह की दफा इस्तेमाल कर जाता है। जिस तरह के एयर मार्शल असगर खान ने कहा था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोलू के जो आजाद कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां मैं उनको सजाए मौत दूंगा, तो ये इस तरह की बातें तो उस वक्त में सियासतदान कह जाते हैं, भुट्टो साहब ने कर दिया। अब ये बातें जो है इसी तरह से जिन्होंने जो कही है इमरान खान साहब ने, ये दहशतगर्दी का केस तो मेरी नजर में नाक़िस राय में नहीं रखता। इसमें इसी तरह जो है 144 के तहत 144 दफा के तहत जो मुकदमे बने उसमें भी कोई जान नहीं। सियासतदान हमेशा 144 की खिलाफवर्जी करते आए हैं, हमेशा रिकॉर्ड है, वो भी कोई केस नहीं बनता। तीसरा एक बड़ा अहम जो केस बनता है वो बनता
एक खातून जज है, वो एडिशनल एक सेशन जज है, उनके बारे में जुमला कहा गया वो काबिल इतराज है। तो उसके ऊपर जो है वो कोई सारी हमारी जो अदलिया है उसका सिस्टम जो है महफूज होकर रह जाएगा, जब बकौल 3 जजों के कि अगर इस पर हमने कार्रवाई ना की तो हमारा अदलिया का सिस्टम जो है महफूज हो जाएगा। और कल जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा है कि फौज पाकिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि मैं अदालतों के जजों को की मैं प्रोटेक्शन दूंगा, मैं इनको तज़ीक नहीं होने दूंगा, मैं इनको बेतौकीर नहीं होने दूंगा। उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का उन्होंने बार बार जिक्र किया। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब को समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को ये नवाज लीग के चीफ इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा सियासतदान है, इस छोटी बातें उनके जो छोटे छोटे सियासतदान है वो कह दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना बड़ा सियासतदान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नवाज पार्टी का चीफ इलेक्शन घटिया अक्सर कह दिए, घटिया तक कह दिए हो रहा है उनको। आज उन्होंने सारे पैमरा से तमाम रिकाम तलब कर लिया है और ये कल ये परसों नया जो है कोई शोकाज नोटिस जारी हो रहा है कि वही इतने जो शोकाज नोटिस बार बार जारी होंगे उस पर तो इलेक्शन के पाकिस्तान ने अगर सेक्शन 10 के तहत, जैसे हमारे आज सदीक को पता है कि सेक्शन 10 बड़ा अहमियत का हामिल है और उस पर उनको पूरे इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के जजों को या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, वो इख्तियारात सेक्शन 10 में दिया गया है। अगर वो किसी तरह से अपने कानूनी कार्रवाई कर देते हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं इमरान खान साहब, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जनाब आप इस इदारे की बेइज्जती कर रहे हैं, आप इस इदारे की तस्दीक कर रहे हैं, इस इदारे ने इलेक्शन भी करवाने हैं, अगर हम आपकी तस्दीक पर नोटिस ना लें तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इंतखाब भी करवा सकेगा। और आपके कहने पर चीफ इलेक्शन कमीशन भी तब्दीली होना उसका एक तरीके कार है, आर्टिकल 209 है, उसके तहत आप जाएं। इस तरीके से आप तस्दीक कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात आज आप मेरा कानून पढ़ लें, उसमें मैंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने भी यही लफ्ज इस्तेमाल किए थे उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार फखर आलम के बारे में कि ये पीपल्स पार्टी के चीफ इलेक्शन कमीशन है। उस पर सरदार फखर आलम ने जो नोटिस जारी किया था नवाज शरीफ को, मैं लेकर गया था नोटिस। अच्छा, मैंने उनके हवाले किया था। हाँ, मैंने दिया था। वो ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन का, मैं जाके पेश कर दिया। फिर दूसरे दिन अपना नवाज शरीफ साहब ने गौहर सरताज अजीज और मुशाहिद हुसैन सैयद को भेजा और उन्हें माफी मांगी। और गौहर साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को गाँव के रहने वाले, मैं वहीं बैठा हुआ था, चीफ इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा हैं, आप माफ कर दें। तो उन्होंने कहा ये माफीनामा पेश कर दिया आपने, तो माफी में से खान साहब भी मांग चुके हैं, उन्होंने माफ कर दिया। ठीक है, चलो खत्म बात, केस खत्म हो गया, माफी मांग ली उन्होंने, अखबार में प्रेस नोट जारी कर दिया कि उन्होंने माफी मांग ली। ये इस तरह की बातें कहने से इलेक्शन कमीशन अपना एक्शन लेता है। ठीक है, ये कहना है कि ये इलेक्शन ये खतरनाक हो सकता है, वक्त कम है। ठीक है, ठीक है, कर रहे हैं, शराब तो है ना, मसाले दिए मैं 4 मसाले मैंने दिए माजी की। सदीक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? की थी कि शराब ने मेरे सामने चीफ इलेक्शन कमीशन के पांव पकड़े मेरे सामने। अच्छा, मुझे माफ कर दे मुझे। उन्होंने कसर पे हाथ रखा, माफ कर दिया। साथ उनके उस वक्त के वजीर कानून सैयद इकबाल हैदर भी थे और एहतजाज साहब की याददाश्त अगर कमजोर ना हो तो वो भी वो मौजूद थे, तो उन्होंने माफ कर दिया। इसी तरह जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी ने यात्रा के चेयरमैन मेजर जनरल जो जायद ने कोई गलत बात कह दी थी, उनको नोटिस में तलब कर लिया। तो फिर अटॉर्नी जनरल आए, सर माफ कर दे, मैं आया हूँ उसे मिलने के लिए, उन्होंने माफ कर दिया। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये कहना है कि इलेक्शन के पास इख्तियारात ही नहीं है, तो ये तो मैं सब कैसे कर रही है बेशुमार इस्तेमाल। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।